वहीं पे रख दे। ये कोई है डब्बो। तो जा पानी पे पहला।
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है? ये कहीं सभी बच्चे बैठे हुए हैं, ये प्रोग्राम बच्चों के लिए नहीं है। मेरा मैसेज क्लियर था, कोई भी बच्चा इस प्रोग्राम में अलाउड नहीं है, ओनली फॉर पेरेंट्स। ये प्रोग्राम पेरेंट्स के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है। ज्योति माँ, शीतल माँ, हाँ सर। जहाँ पे भी बच्चे बैठे हुए हैं जो 10 साल से नीचे है, 10 नहीं 13 साल से नीचे है, उन्हें रिमूव कर दिया जाए। ओके सर। ये प्रोग्राम बच्चों के लिए नहीं है, इसे पेरेंटिंग प्रोग्राम है। बच्चे कृपया इस प्रोग्राम से रिमूव हो जाएं। जहां पे भी आपको दिख रहा है उन सबको रिमूव कर दिया जाए। बच्चों के लिए नहीं है बेटा, बच्चों के लिए अलग प्रोग्राम होते हैं, वो उसमें मैं आपको जरूर बुलाऊंगा। ये प्रोग्राम सिर्फ पेरेंट्स के लिए है। 13 साल से कम उम्र के बच्चे इसमें ना रहे। आप क्लियर कीजिए ज्योतिमा, शीतल माँ, और मुझे बताइए, देन आई विल स्टार्ट। कुछ बच्चे फिर भी बैठे हुए हैं। श्रावणी, बेटा ये प्रोग्राम बच्चों के लिए नहीं है, कृपा करके आप बाहर खेले जाए, मजा करें। ये पेरेंट्स के लिए प्रोग्राम है, आपके लिए नहीं है। अननेसेसरी आप अपना क्यों स्क्रीन टाइम बढ़ा रहे हैं बैठ के? आपका खेलने का समय है, जाइए बाहर, जाइए खेलिए, मजा कीजिए। डोंट बी हियर। हो गया ज्योतिमा, शीतल माँ? हाँ सर, शुरू कर सकते हैं। ओके, जय गुरुदेव। स्वागत है सभी का। बहुत दिन के बाद हम पेरेंटिंग के लिए कुछ बात कर रहे हैं। अभी तक बहुत देर से पेरेंटिंग सेशन नहीं हुए थे और इसीलिए सोचा कि चलो अभी इसके ऊपर बात करेंगे। गुड, ऑनलाइन से फैसिलिटी भी है, आप कहीं भी बैठ के मुझे सुन भी सकते हैं। दैट्स अ ग्रेट थिंग। गुड, आप सबको मेरी आवाज क्लियर है, आ रही है? एक बार सिर्फ हाथ ऊपर करके बता देना मुझे, सो दैट मुझे पता चलेगा। ओके, मेरी आवाज क्लियर है। गुड गुड गुड।
चलिए आज बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, जिससे कहीं ना कहीं इस टॉपिक को नजरअंदाज कर दिया गया था, या फिर पता नहीं, जिसका अगर इम्पोर्टेंस पता ना हो तो भी ऐसा हो जाता है कि शायद हम उसे दूर कर दें, राइट। तो एवरीथिंग इन पेरेंटिंग, इसमें आज हमने टॉपिक लिया है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी क्या, कैसे काम करता है, बच्चों के एजुकेशन में उसका रोल क्या है, हाउ टू बी हाउ टू क्रिएट इनोवेटिव माइंडसेट, संशोधनात्मक वृत्ति बच्चों की कैसे जगाए, राइट, और साइंटिस्ट बनना है तो क्या करें। ये हमारे आज के थोड़े से टॉपिक हैं। थोड़ी थोड़ी बातें करते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे, टेक्निकली भी बातें करेंगे और समझते हुए आगे जाएंगे। तो हमारा प्रोग्राम लगभग 8 बजे तक चलेगा, 7:55 तक चलेगा। 8 बजने को 5 मिनट पहले हम रुकेंगे। ओके, तो कुछ बातों के ऊपर कॉन्सेप्ट जानेंगे, कैसे सभी सवालों के जवाब जानेंगे। आपके भी कुछ सवाल रहेंगे उस टॉपिक के रिलेटेड, उनको भी जानेंगे, और फिर भी कुछ आपके सवाल बचेंगे तो मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना, उसको भी हम आंसर करेंगे। तो शुरू करें, आर यू रेडी? ओके, आप सबको चैटिंग वगैरह करना आता है ऑलरेडी, मीन्स जो ऑनलाइन पे अगर मैं कोई आपको सवाल पूछूं तो आपको आंसर देने के दो सिस्टम है। आप एक तो एक काम कर सकते हैं कि चैट बॉक्स में जाके टाइपिंग करके मुझे आंसर दे सकते हैं, या फिर दूसरा, आप चैट बॉक्स में अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं, वहां पे आपका माइक अनम्यूट किया जाएगा, फिर आप बात भी कर पाएंगे। ओके, तो इस तरह से दो तरीके से हम कम्युनिकेशन करते रहेंगे, एक दूसरे के साथ संवाद बनाए रखेंगे। गुड। तो अभी मैंने कुछ सवाल पूछा नहीं है रुपेश जी, तो हैंड रेज अभी मत कीजिए, मैं पूछूंगा तब हम आंसर देना। ओके जी, मेरी आवाज है ना, आ रही है ना, कोई डिस्टरबेंस नहीं है ना? यस, आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? कोई बोल रहा है आवाज नहीं आ रही है, आ रही है ना? नितिन जी आवाज आ रही है ना? ओके, गुड। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। आज के टॉपिक है व्हाट इज प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एजुकेशन, हाउ टू डेवलप इनोवेटिव माइंडसेट, हाउ टू डेवलप साइंटिस्ट इन योर चाइल्ड। ओके, अभी इसमें कुछ टेक्निकल शब्दों का मैं इस्तेमाल करूंगा, जैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, न्यूरो कॉर्टेक्स है, राइट, पैरिटल लोब है, फ्रंटल लोब है, टेम्पोरियल लोब है। ये सारे टेक्निकल वर्ड्स मैं कभी कभी इस्तेमाल करूंगा थोड़ा सा टेक्निकल समझने के लिए। तो आपको इन शब्दों के मीनिंग ना पता चले तो भी कोई चिंता मत करना, ये टेक्निकल वर्ड है, इसका कोई पर्यायी हिंदी में वर्ड्स नहीं होते हैं, इसलिए हमें यही शब्द इस्तेमाल करने होते हैं। तो ना समझे तो भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेन जो फ्लो है, क्या मुझे कहना है, ये आप जरूर अंत तक समझ ही लोगे पूरी तरह से। ओके, ठीक है ना? तो ये इंग्लिश शब्द कहीं कहीं थोड़े से टेक्निकल वैसे ही रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। हम एक फैक्ट्री के बारे में सोचेंगे अभी। जैसे एक फैक्ट्री मतलब देखो, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, बहुत बड़ा फैक्ट्री हो, जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग पकड़ लो, या फिर कोई भी वस्तु बनाने वाली कंपनी हो बड़े पैमाने पे, तो उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस देते हैं। तो कंपनी में होता क्या क्या है, एक कंपनी एक फैक्ट्री का व्यू आपके सामने ले आना, एक फैक्ट्री का नजारा आपके सामने लाना। तो सबसे पहले वहां पे क्या होता है, सिक्योरिटी गेट होता है ना?
वहां पे आप जाएंगे तो वहां सिक्योरिटी होती है, वो आपको पूछती है कहाँ जाना है, किधर जाना है और किससे मिलना है, ये सारी चीजें वो आपको पूछते हैं। तो पहला होता है सिक्योरिटी गेट, फिर उसके बाद आप पहुंचते हैं रिसेप्शन, राइट। आप मेरा पीपीटी भी आपके सामने है ना? ओके। सो बाद में होता है रिसेप्शन। रिसेप्शन के बाद हम दूसरा वहां पे एक लेवल होता है, वहां पे होते हैं मैनेजर्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर्स होते हैं, राइट। उसके बाद होते हैं प्रोडक्शन के इंचार्ज होते हैं, प्रोडक्शन के मैनेजर्स होते हैं। उसके बाद होते हैं क्वालिटी के मैनेजर होते हैं, राइट। मार्केटिंग, सेल्स, इस किसी जगह पे इससे ज्यादा डिपार्टमेंट भी होते हैं, इससे कम भी डिपार्टमेंट होते हैं, डिपेंड आपकी फैक्ट्री का कितना बड़ा वॉल्यूम है, कितनी बड़ी फैक्ट्री है, उस हिसाब से इतने सारे डिपार्टमेंट्स वहां पे होते हैं ना। आप मेरे साथ है ना सब लोग? ओके। फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है जहां पे एक्चुअली वर्कर काम करते हैं, जहां पे मशीन के ऊपर काम किया जाता है, वर्कर्स होते हैं, राइट। ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है। अब इन सब के साथ एक और व्यक्ति जुड़ा होता है, वो कौन होता है? कंपनी का ये जो व्यक्ति है ये कौन होता है? ये कंपनी का बॉस होता है, ओनर होता है, सीईओ होता है, जो टॉप लेवल पे मैनेजमेंट में बैठा होता है। तो इस तरह से एक फैक्ट्री का नजारा होता है, राइट। अब मुझे एक बात और बताइए, अब एक मैनेजर, एक बॉस, इसमें क्या क्या क्वालिटी होना आवश्यक होती है? आप टाइप करके मुझे बताएं। फैक्ट्री का एक बॉस है, क्या क्वालिटीज आपको लगती हैं कि आवश्यक होती है बॉस में, तब वो अच्छे से फैक्ट्री रन कर पाता है? आप मैसेज कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल, लीडरशिप, गुड, नॉलेजेबल होना चाहिए, ओके, डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, मैनेजमेंट होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, विजन होना चाहिए, गुड, अच्छा बता रहे हैं आप सब लोग। टेल मी सम मोर थिंग्स। मैनेजमेंट, प्लानिंग, गुड टाइम, कोऑर्डिनेशन, डिसिप्लिन, फोकस, पॉजिटिव, रिस्क टेकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लानिंग, प्रायोरिटाइजेशन, ओके, गुड राहुल जी, वेल कम्युनिकेशन, वोकैबुलरी, ओके, और क्या होना चाहिए? स्किल, मैन पावर, ओके, वेरी गुड, ऑर्गेनाइजेशनल क्वालिटीज होनी चाहिए, अप्रोचेबल होना चाहिए, परफेक्शन होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ओके ओके ओके, गुड, गाइडेंस, परफेक्शन, ये होना चाहिए, ओके। अब मैं इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटीज क्या होगी एज अ बॉस? बॉस का जनरल काम क्या होता है ना, उस हिसाब से परफेक्ट क्वालिटीज क्या होगी? गाइडिंग, मैनेजमेंट, ओके, इंपॉर्टेंट क्वालिटीज। भाग्यश्री जी का माइक अनम्यूट करें, वो बोलना चाहते हैं। एनालिसिस, स्नेहल जी, एनालिसिस। हेलो, भाग्यश्री जी का माइक अनम्यूट करें। सर किया है। कंपैशन, Listening, ability to listen to others. एबिलिटी टू लिसन टू अदर्स, वेरी गुड, अच्छा है, ग्रेट, एम्पैथी, ओके, ग्रेट, टू गिव अ गुड क्वालिटी टू पीपल, राइट। लेकिन ये तो क्वालिटी डिपार्टमेंट का काम हो गया। मुझे ये सारे काम के अलावा देखो, बॉस क्या होना चाहिए इसके बारे में अभी तक वो आंसर मुझे नहीं मिल रहा है। बॉस क्या होना चाहिए? मोटिवेशनल होना चाहिए, ओके, मीन्स व्हाट? विल एलैबोरेट मोर एंड मोर टू अंडरस्टैंड, ओके, होल्डिंग ऑन पीपल, ओके, और बॉस का मतलब ही इज ऑन टॉप लेवल। बॉस का मतलब डिफिकल्टीज ऑफ स्टाफ, उसके लिए तो बड़े बड़े कंसल्टेंट होते हैं, दे कैन हैंडल इट। बॉस किस लिए होता है? क्रिएटिंग लीडर्स, ओके,
टू कंट्रोल द कंपनी, उसके लिए भी डिपार्टमेंट है, अपने अपने कंट्रोल कर सकते हैं। ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इज अ बॉस। ओके, बॉस की क्वालिटीज जो मैं समझता हूं वो एक होनी चाहिए, वो इनोवेटिव होना चाहिए। ही मस्ट बी इनोवेटिव। नए नए आइडियाज, नई नई बातें उसके पास होनी चाहिए। न्यू, समथिंग न्यू, न्यू आइडियाज, नई बातें, राइट। वो हमेशा, ये दूसरा आपको व्यू दिख रहा है, ये हमेशा नई बातें करने में उत्सुक होना चाहिए। ही इज अ चैलेंज लेना। देखो, आपकी कंपनी में जितने भी लोग हैं, जैसे मैंने आपको कहा, ये जो लोग हैं, जो बॉस के पहले के लोग, मैनेजर है, प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, क्वालिटी, रिसेप्शन, सिक्योरिटी, इन सब के पास वो नहीं है। ये लोग नया सोच सकते हैं, उसके लिए लिमिट है, राइट। ये लोग चैलेंज ले सकते हैं, उसके लिए लिमिट्स हैं। लेकिन बॉस के लिए लिमिट्स नहीं होती है न्यू आइडियाज, नई थिंकिंग के लिए, राइट। उसके लिए लर्निंग के लिए बहुत सारा क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड उपलब्ध होता है, एंड चैलेंज टेकिंग होता है, होना चाहिए, राइट। बॉस मस्ट हैव दीज 3 क्वालिटीज, और 2-3 क्वालिटीज इसमें जुड़ सकती है। एम आई राइट और नॉट, मुझे बताना। मैनेजर्स को भी छोड़ के, सीईओ को भी छोड़ के, अलग से अगर कोई भी बॉस है, कोई भी बिजनेस का, कोई भी फैक्ट्री का, तो उसके पास ये थिंकिंग होना चाहिए, एबिलिटी टू थिंक न्यू, समथिंग न्यू, जो आउट ऑफ बॉक्स सोचने की उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए, राइट। वो हमेशा नई नई आइडियाज के ऊपर आना चाहिए। जैसे देखो, टाटा कंपनी है, टेल्को कंपनी है, राइट। तो नैनो बनाई, तो ये नैनो बनाने का विचार किसी मैनेजर का नहीं है, किसी सीईओ का नहीं है, किसी प्रोडक्शन के इंचार्ज का नहीं है, किसी रिसेप्शन का नहीं है, राइट। R&D का भी नहीं होता है। R&D करने के लिए तो वो बोलता है। सो ये जो नया थॉट होता है, एक नई संकल्पना, एक नया क्रिएशन, नया आइडिया, ये बॉस के लेवल से आना चाहिए। ऐसा बॉस का क्वालिटी होना चाहिए, राइट। उसके लिए बॉस का लर्निंग बहुत होना चाहिए, उसका नॉलेज बहुत होना चाहिए। वो हमेशा नई नई चीजें लर्न करने में, सीखने में ज्यादा इंटरेस्टेड होना चाहिए। एंड नई चीजें हैं, नई आइडिया है, लेकिन इनके साथ उसको और एक चीज होनी चाहिए, वो टेकिंग द स्टेप्स, नया कुछ करने के लिए स्टेप्स लेना। तभी वो कंपनी जो है वो एक ढांचे के बाहर निकल सकती है ना, आगे चल सकती है। अदरवाइज सर्वाइवल के वहां पे रुक सकती है। ओके, सो फैक्ट्री कैसे काम करती है, इसके ऊपर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखो, ये जो भी लोग हैं, मैनेजर है, प्रोडक्शन के इंचार्ज है, क्वालिटी है, रिसेप्शन है, प्रोडक्शन में जो मशीन पे काम करने वाले हैं, ये सारे लोग इस बॉस को क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से रिपोर्टिंग करते हैं। बॉस इन सब से क्या लेता है, रिपोर्टिंग लेता है कि इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, ये क्या हुआ। बॉस रिपोर्टिंग इसलिए नहीं लेता है, कंट्रोल करने के लिए नहीं लेता है। आप ये ध्यान में लेना, बॉस जो होता है वो रिपोर्टिंग इसलिए लेता है कि नया क्या कर सके। कंट्रोल करने के लिए तो उसके पास मैनेजर, सीईओ और बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, राइट। सो बॉस का जो अगर हम ये लेंगे, तो बॉस जो रिपोर्ट लेता है अपने सब कलीग से, वो इसलिए लेता है कि इसमें और नया क्या डाल सके। एम आई राइट और नॉट? और यही होना चाहिए बॉस। अदरवाइज बॉस अगर कंट्रोल करने के लिए अगर ले रहा है, रिपोर्टिंग ले रहा है, तो वो बॉस नहीं है, अभी तक वो बॉस बना नहीं है, राइट। तो बॉस होता है वो सब नए आइडिया इंप्लीमेंट और कैसे की जाए, इसके लिए बॉस होता है। देन अब बॉस करता क्या है, ये सारे रिपोर्ट्स आ गए बॉस के पास, तो बॉस क्या करता है, ये रिपोर्ट्स को प्रोसेस करता है। ये जो भी फीडबैक आते हैं कि कंपनी ऐसे चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, इन सब को बॉस फीडबैक के रूप में प्रोसेस करता है। और वो प्रोसेस किस तरह से करता है, किन तरीके से करता है, अपने नए आइडियाज, उसका नॉलेज और नया चैलेंज लेने की उसकी जो कैपेसिटी है, एबिलिटी है, इन सब के
प्रोसेस, उसमें वो प्रोसेस करता है और फिर फीडबैक देता है और इस तरह से फैक्ट्री रन होती है। यहां तक आप समझ रहे हैं मेरी बात को? एम आई राइट? क्लियर है यहां तक? जो बॉस फीडबैक, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेना, ये बहुत आगे आपको काम में आने वाला है आज के टॉपिक में। मैं फिर एक बार दोहराता हूं, सभी लोग जो फैक्ट्री में काम करते हैं वो बॉस को रिपोर्ट करते हैं। बॉस जो भी है अपने नॉलेज से, अपने नए आइडियाज से और अपने नया कुछ करने की एबिलिटी से, क्षमता से कुछ फीडबैक देता रहता है और एक कंपनी का व्यू बनाता रहता है अपने दिमाग में और उस तरह से वो आगे बढ़ाता रहता है। तो इस तरह से पूरी कंपनी का एक पर्सनैलिटी तैयार होता है, राइट और नॉट? तो एक, जैसे हम किसी कंपनी के, जैसे नारायण मूर्ति, हम इंफोसिस के बारे में जब बोलते हैं तो इंफोसिस का पूरा एक पर्सन, जैसे व्यक्ति का पर्सनैलिटी होता है वैसे एक कंपनी का भी पर्सनैलिटी होता है। तो वो पर्सनैलिटी हमें ध्यान में आता है, ये कंपनी किस स्ट्रक्चर पे काम करती है, किस बेस पे काम करती है। तो जैसे ही हम कंपनी के बारे में कुछ भी नाम सुनते हैं, उस कंपनी के बारे में सुनते हैं, तो उसका ओवरऑल पर्सनैलिटी हमारे सामने आता है। और मैं आपको कहूं, कंपनी का पर्सनैलिटी वो होता है जो उसके टॉप लेवल पे जो बॉस बैठा है उसका पर्सनैलिटी जो होता है वही आपके कंपनी का पर्सनैलिटी होता है। एम आई राइट? इस बात से कितने लोग सहमत हैं? टॉप लेवल पे जो बॉस बैठता है उसकी जो पर्सनैलिटी होती है, इसके उसकी जो थॉट्स प्रोसेस होती है, वही आपकी पूरी कंपनी की पर्सनैलिटी होती है। एम आई राइट? ऑलमोस्ट एवरीवन एग्री विद दिस? गुड। किसी को बोलना है? स्नेहल थोराती, उनका माइक अनम्यूट करें इमीडिएट। ओके, अभी हम थोड़ा आगे जाते हैं, अगर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है उनके बात करने में, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इफ बॉस इज नॉट देयर इन कंपनी? अब मुझे ये आपके लिए सवाल है, अगर कंपनी में बॉस नहीं है, देखो मैंने बीच में बॉस को निकाल दिया है, यहाँ बॉस था, इसको मैंने निकाल दिया, कंपनी में बॉस नहीं है लेकिन सारे मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, ये जो सारी टीम उपलब्ध है, तो क्या होगा? टेल मी, फास्ट फास्ट फास्ट। सिस्टम विल वर्क, ओके, वेरी गुड। और क्या क्या हो सकता है? बॉस अगर नहीं है या फिर बॉस इनएक्टिव है, वो उतनी क्वालिटी के साथ कैपेबल नहीं है, तो क्या होगा? नो ग्रोथ, ओके, ग्रोथ नहीं होगा, ओके। और क्या होगा? बॉस नहीं है तो क्या होगा? इफ बॉस इज नॉट देयर, no feedback system, okay, loss, company will not run for long period, okay, no innovation, no direction, okay, will lack a vision, okay, good। मुझे एक बात बताना, बॉस नहीं है तो कंपनी चलेगा कि नहीं चलेगा? कंपनी चलेगा कि नहीं चलेगा? अगर इस तरह की कंपनी है और वहां पे बॉस नहीं है तो कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी? चलेगा। सुषमा जी कह रहे हैं चलेगा, यस इट विल रन, इट विल रन विद टोटल नॉट टोटल, ओके, यस, कंपनी रन होगा। लेकिन क्या क्या नहीं होगा? मीन्स कंपनी रन होगी, आई एग्री, कंपनी रन होगी, लेकिन एक चीज वहां पे नहीं होगी, वो क्या होगी? कंपनी किस लिए रन होगी ये भी आप मुझे बताएं। बॉस नहीं है, कंपनी रन कर हो रही है, होगी क्योंकि सिस्टम विल वर्क, लेकिन क्या नहीं होगा? क्लैरिटी नहीं रहेगी, प्रॉफिट नहीं रहेगा। प्रॉफिट भी हो सकता है क्योंकि सारे सिस्टम काम कर रही है। प्रोग्रेस, ओके, स्मूथ नहीं होगा, नो ग्रोथ, नो इनोवेशन, ओके, ओके, इफिशिएंसी नहीं रहेगी, ओके। देखो, अगर बॉस नहीं रहेगा तो ये सिस्टम नहीं रहेगा बीच का, ये जो सिस्टम है ये नहीं रहेगा,
आप पीपीटी को ध्यान से देखें, मेरे साथ रहे। ये सिस्टम नहीं रहेगा। ये सिस्टम क्या है? इन लोगों से फीडबैक लेके उसको अपनी नई आइडियाज, नया नॉलेज और चैलेंज, इसमें किसी भी तरह से प्रोसेस नहीं होगा, और सिर्फ जो फीडबैक आने हैं बॉस को, वो फीडबैक उन्हीं लोगों के पास रहेंगे जो लोग बॉस है या मैनेजर है, सीईओ है, प्रोडक्शन है, क्वालिटी है। ये लोग अपने अपने दिमाग से, अपनी अपनी तरीके से, जैसे भी उनको समझ में आता है वैसे वो काम करेंगे। एम आई राइट और नॉट? इसका मतलब क्या होगा? ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल के लिए काम करती रहेगी। दिस स्टेटमेंट को मुझे बताना, ये कंपनी सिर्फ सर्वाइवल के लिए काम करेगी। यहाँ कोई नया कुछ नहीं होगा। सालों से जो चल रहा है वैसे ही चलेगा, जो सिस्टम है वैसे ही चलती रहेगी। किसी भी तरह से ये कंपनी में सर्वाइवल के अलावा, मतलब कंपनी जिंदा रहने के लिए जितना आवश्यक है उतना ही ये कंपनी में होगा। एम आई राइट और नॉट? यस और नो? स्टैग्नेंट रहेगी, इसकी ग्रोथ नहीं होगी, तालाब का पानी हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए, चलने के लिए जितना आवश्यक है उतना ये कंपनी करती रहेगी। इससे ज्यादा इस कंपनी में कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस कंपनी में जो मेन इनोवेशन है, लर्निंग है और नया कुछ करने का है, ये कुछ आएगा नहीं। राइट, अभी और आगे बढ़ते हैं। पर्सनैलिटी ऑफ द कंपनी, बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी कब होता है? जब वहां पे इस तरह से कोई बॉस होता है जिसका इस तरह का नॉलेज है, इस तरह का माइंडसेट है, इनोवेटिव है, चैलेंजिंग है, और उसका नॉलेज है, लर्निंग कैपेसिटी, न्यू थिंग्स लर्निंग की एबिलिटी है। अब ये कॉन्सेप्ट अगर आपके समझ में आ गया है तो मैं आगे चल रहा हूं। यहां तक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है? क्लियर है ना? समझ में आ रहा है? ओके, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हमारे ब्रेन की तरफ हम थोड़ा सा आएंगे, हमारे ब्रेन की तरफ देखते हैं। हमारे ब्रेन के वैसे तो कई सारे हिस्से हैं, लगभग ब्रेन के 24 हिस्से हैं, लेकिन मेन कुछ हिस्से हैं, जैसे फ्रंटल लोब है, पैरिटल लोब है, ऑसिपिटल लोब है, सेरेबेलम है, स्पाइनल कॉर्ड है, टेम्पोरल लोब है। इनके नाम नहीं पता रहेंगे तो भी चिंता मत करना। अब ये कंपनी के वर्कर के साथ इनको जोड़ना, मैनेजर्स और वो जो मैंने आपको बताया था ना, उनके सब के साथ इनको जोड़ना। ये पैरेटल लोब है, इसका कुछ काम होता है। ऑसिपिटल लोब है, इसका कुछ काम होता है। सेरेबेलम है, इसका कुछ काम होता है। टेम्पोरल लोब है, इसका कुछ काम होता है। स्पाइनल कॉर्ड है, इसका कुछ काम होता है। फ्रंटल लोब का कुछ काम होता है। जैसे पैरिटल लोब, ये हमारी सारी सेंसरी सिस्टम्स जो है इसके ऊपर काम करता है, स्पेशली ये ऑडिटरी सिस्टम के ऊपर, आवाजों के ऊपर काम करता है। सेंसरी सिस्टम, ये येलो कलर में जो पैरिटल लोब है ये सेंसरी सिस्टम पे काम करता है। ऑसिपिटल लोब जो है, जो वायलेट कलर में पीछे साइड में है, ये हमारे विजुअल कॉर्टेक्स के ऊपर काम, मतलब जो भी हम देखते हैं इसके ऊपर काम करता है। जो भी हम देखते हैं ये देखता है, उसको प्रोसेस करता है, आगे क्या दिखा हुआ है, क्या नहीं है, क्या क्या हम देखते हैं, इसके ऊपर ये काम करता है। देन है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब मेमोरी के ऊपर काम करता है। टेम्पोरल लोब में भी कुछ पार्ट्स आते हैं, जैसे थैलामस है, हिपोकैम्पस है, हाइपोथैलेमस है, ये सारे टेम्पोरल लोब में आते हैं, जो हमारे मेमोरी और बोलने की क्षमताओं के ऊपर काम करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो है ये किन चीजों के ऊपर काम करता है? जो भी ब्रेन से, हमारे मस्तिष्क से जो शरीर के ऊपर हम सिग्नल भेजते हैं, वो सारे सिग्नल हमारे यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से वो सारी वेन्स हमारे नीचे तक, मतलब जहाँ पे हमारा रीढ़ की हड्डी का आखिरी छोरा है, वहां ये सारे अंदर से ये सारी वायर्स यहाँ से जाती है। इन सब का कनेक्शन जोड़ने का काम ये स्पाइनल कॉर्ड करता है। देन फ्रंटल लोब है। फ्रंटल लोब में बहुत सारे एक्टिविटीज वहां पे होती रहती है, जैसे मोटर स्किल, सेंसरी स्किल, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, एडवांस प्लानिंग, मोटर स्किल्स का प्लानिंग, ये सारी बातें हम आगे जैसे देखने वाले हैं। तो ये सारे मिलके हमारा ब्रेन तैयार होता है। ओके, एमिगडाला का भी यहाँ पे रोल होता है, जो टेम्पोरल लोब के नीचे होता है, स्पाइनल कॉर्ड के पास।
ऐसे हमारे ब्रेन के मैंने 6 पार्ट बताए, ये ध्यान में नहीं रहेंगे तो भी चलेगा। इसके अलावा भी हमारे ब्रेन के बहुत सारे पार्ट हैं, वो सारे के सारे मिलके लगभग 24 पार्ट्स ब्रेन के हैं। उसके सब पार्ट्स भी हैं और आगे भी है। ओके, सिद्धि खलत खेड़कर जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? उनका माइक अनम्यूट करें अगर बोलना चाहते हैं। सिद्धि खेड़कर आपका माइक अनम्यूट किया है। ओके, आपको बोलना नहीं है तो हाथ ऊपर मत किया कीजिए। ओके ओके, अभी आगे चलते हैं। ये जो फ्रंटल लोब है आपके सामने जो पीपीटी है, इसमें रेड कलर में जो सबसे बड़ा हिस्सा दिख रहा है ये है फ्रंटल लोब। ये हमारे मस्तिष्क में, मतलब आदमी के मस्तिष्क में, मनुष्य प्राणी के मस्तिष्क में सारे प्राणियों से 30% ज्यादा बड़ा होता है। ये सबसे बड़ा हिस्सा हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है जो रेड कलर का है। और ये कहाँ होता है? ये हमारे यहाँ इसके कपाल जो है इसके जस्ट पीछे साइड में, ये पूरा जो हिस्सा है ये हमारा फ्रंटल लोब है। ओके, मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं। अब ये फ्रंटल लोब जो है इसमें भी सबसे आगे का जो हिस्सा होता है, जो जस्ट मेरे इसके पीछे, मेरे ये भुवई, मेरा जो ये आज्ञा चक्र बोलते हैं ना हम, इसके जस्ट पीछे, ये कपाल के जस्ट पीछे जो होता है ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इसे कहते हैं। ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे मनुष्य प्राणियों में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो जो किसी भी प्राणी में नहीं होता है। किसी भी प्राणी में नहीं होता है, सिर्फ मनुष्य प्राणी में होता है यहाँ पे। और यही हमारे पूरे ब्रेन का बॉस है, यही हमारा बॉस है। जैसे मैंने आपको कहा था ना, वो बॉस जो पूरा नियंत्रित कर सकता है या पूरे गाइडेंस दे सकता है, जो डायरेक्शन देता है, जिसकी क्वालिटीज हमने फैक्ट्री में अभी देखी थी। हमारे ब्रेन को एक फैक्ट्री के रूप में अगर हम देखते हैं तो ब्रेन के अलग अलग हिस्सों से ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है, ये जो आगे का हिस्सा है, ये पूरे मस्तिष्क के लगभग 24 हिस्सों से जुड़ा हुआ होता है। मतलब ब्रेन के सारे 24 हिस्से रिपोर्ट करते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को, इनके साथ वो जुड़ा होता है। ये ध्यान में लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये हमारे ब्रेन का बॉस है और इसके साथ ब्रेन के सारे हिस्से ब्रेन के वो इसे क्या करते हैं? रिपोर्ट करते हैं, फीडबैक देते रहते हैं कि मैंने ये देखा, मैंने ये चल रहा है, ये आवाज आ रही है, ये चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, व्हाटएवर इज द फीडबैक, वो सारा का सारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में आता है। ये सिर्फ मनुष्य प्राणियों को होता है। फ्रंटल लोब सभी प्राणियों को होता है, प्राणियों को कम होता है, मनुष्य प्राणियों को ज्यादा होता है। और आगे चलते हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इज ओनली इन ह्यूमन बीइंग। सारे प्राणियों में हम देखेंगे सिर्फ मनुष्य प्राणी में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, बाकी किसी भी प्राणियों में नहीं होता है। अब ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स नहीं रहेगा, मतलब बॉस नहीं रहेगा तो कंपनी कैसे चलेगी? ये अभी हमने देखा कैसे चलेगी कंपनी। मैंने एक लास्ट लाइन में आपको बताया था, बॉस नहीं है तो कंपनी कैसे चलेगी? कोई बता सकता है? अभी हमने जो देखा, अगर बॉस नहीं है तो कंपनी का चलना मतलब किस लिए और कैसे चलना होगा? किस लिए, कितनी लिमिट में चलेगी कंपनी अगर बॉस नहीं है तो? ओनली सर्वाइवल मोड। ओके, सिर्फ सर्वाइवल मोड। तो किसी भी प्राणी में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स नहीं होता है, तो इसका मतलब सारे प्राणी जो है वो सिर्फ सर्वाइवल मोड पे ही जीते हैं। अब मनुष्य प्राणी में ही ऐसा है जिसमें बॉस है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है। अगर ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स नहीं होता तो जानवर और हम में कोई फर्क नहीं होता। ये बात ध्यान में रखना, ये बहुत काम में आने वाली है आज के डिस्कशन में। अगर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स नहीं होता है तो हमारा और मनुष्य प्राणियों का जीवन
एक ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। ओके, आगे बढ़ेंगे। अब आपके लिए एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज क्या है? सभी पेरेंट्स के लिए गुड न्यूज है। लगभग हम हमेशा ऐसी न्यूज आती है ना कि हम देखते हैं कि हमारा बच्चा 12 साल का हो गया, तब हम कहीं पेरेंटिंग से कहीं ना कहीं जुड़ते हैं और फिर वो बताते हैं कि 8 साल में ही ब्रेन 80% डेवलप हो जाता है, तो कोई चांस नहीं बचता है ना। तो एक्चुअली ब्रेन डेवलप होता है 8 साल में, 80% डेवलप होता है। लेकिन गुड न्यूज है आपके लिए, ये गुड न्यूज ये है कि ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, ये लगभग 25 साल की उम्र तक मैच्योरिटी स्टेज में फुल्ली डेवलप होता है। मतलब आपके हाथ में बच्चों के साथ 25 साल बाकी है डेवलप करने के लिए। ये आपके लिए गुड न्यूज है, राइट? इट टेक्स, ये सबसे ज्यादा समय लेता है। ये ब्रेन का आखिरी हिस्सा है जो लास्ट डेवलप होता है। 25 साल तक ये डेवलप होता रहता है। लेकिन डेफिनेटली बाकी जो पार्ट्स है ना, वो इसको जो इनपुट देने वाले हैं, जो फीडबैक देने वाले हैं, ये भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये आखिरी डेवलप होता है, सबसे आखिरी, लास्ट मैच्योरिटी इसका 25 के बाद आता है। तो इससे गुड न्यूज फॉर अस, आपके पास बहुत चांस है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। ओके, गुड। अभी आगे चलते हैं। इतना हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं? ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के बारे में मैं इतना बात क्यों कर रहा हूँ, इतना स्ट्रेस क्यों दे रहा हूँ इस बातों के ऊपर? व्हाई? तो सबसे आप अगर सुन नहीं पा रहे हैं तो आप वीडियो बंद करना, ऑडियो पे रहना, तो आप सुन पाएंगे। कहीं अगर ज्यादा लोग हो गए होंगे तो ऐसा हो सकता है आपकी रेंज के हिसाब से। ओके, मैं यहां था कि मैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पे इतना ध्यान क्यों दे रहा हूं, इतना क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं, इतना क्यों बोल रहा हूं, क्यों? तो सबसे पहली बात मैंने बताई, ये हमारे ब्रेन का बॉस है, ये पूरा सिस्टम का क्या है? बॉस है। दूसरी बात, ये हमारे ब्रेन के सारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस संभालता है। सारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस मींस प्रोफेशनल फंक्शंस, सारे के सारे एग्जीक्यूटिव पार्ट्स, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, इनोवेशन, ये सारे के सारे पार्ट्स हमारा ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स संभालता है। कौन से हिस्से संभालता है? आपकी पर्सनैलिटी, आपकी वर्तनुक, बिहेवियर, आप किस तरह से, आपकी वर्तनुक है, आप कैसे चलते हैं, बोलते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे सोचते हैं, ये आपके पर्सनैलिटी का सारा हिस्सा इसमें आता है। ये पर्सनैलिटी के सारे पार्ट्स ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में डेवलप होते हैं। दूसरा पार्ट, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, किसी भी चीज का प्लानिंग करना, उसका एग्जीक्यूशन करना, उसको अच्छे से उस प्लानिंग को आगे लेके चलना और उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना, ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में होता है। देन रीजनिंग, व्हाई एंड व्हाई नॉट, ये ऐसा किया तो क्या होगा, ऐसा ही क्यों काम नहीं कर रहा है, ऐसे क्यों काम करेगा, ये ऐसे काम क्यों क्यों करेगा, ये जो व्हाई सवाल है, रीजनिंग है, अपने आप में उसका आंसर देना, अपने आप में वो लॉजिक के तौर पे व्हाई और व्हाई नॉट, सूरज इधर से ही क्यों उगता है, इधर से क्यों नहीं उगता है, उसके लिए जो आंसर है, क्यों ऐसा ही क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है, ये सारी चीजें ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में डेवलप होती है। आइडियाज, नया आइडिया, नया कुछ, अरे वाह ये नया आइडिया आया, इसको एग्जीक्यूट करेंगे, इसको इसके ऊपर काम करेंगे, ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से आता है। एबिलिटी टू लर्न न्यू थिंग्स, नई नई बातों को सीखने की क्षमता, ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से ही डेवलप होती है। नई नई बातें, ये सारी एक फंक्शंस है, नया सीखने का फंक्शन, ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का काम है। पर्सनैलिटी, आइडियाज, प्लानिंग, रीजनिंग, ये ऐसा ही क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा करके देखूंगा तो क्या होगा, ये जो करने की जो एबिलिटी है ना, ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के डेवलपमेंट से आती है। डिसीजन मेकिंग, बहुत बार हम कंफ्यूज रहते हैं, ये करूं कि नहीं करूं, ये ऐसा करूं या ऐसा करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं, ये सारी चीजें हम डिसीजन, या ऐसा करना ठीक रहेगा, ऐसा करना ठीक रहेगा, ऐसा करके देखूं या ऐसा करके देखूं, ये सारा डिसीजन मेकिंग प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का क्या है? हिस्सा है, फंक्शन का हिस्सा है। मोटर प्लानिंग,
आप देखना जो एक्सपर्ट नृत्य करते हैं, राइट, जो नृत्य सीखते हैं, वो सोच के नहीं वो प्लान करते हैं। एक बार वो रिदम शुरू में उनको सिखाया जाता है कि ये स्टेप्स है, कथक नृत्य हो या फिर कोई भी डांस हो, किसी भी तरह का, उनको शुरू में सिखाया जाता है। लेकिन धीरे 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 वो अपने आप उनका ब्रेन वो प्लान कर लेता है और रिदम के साथ स्टेप्स आ जाती है। इसलिए तो हम बोलते हैं ना, आज एकदम नया स्टेप आ गया यार, ये तो कभी पहले किया ही नहीं था मैंने डांस करते करते ये नया स्टेप। जो कोरियोग्राफर होते हैं इनका वो चलता है ना माइंड, ऐसी स्टेप्स आ गए, ऐसा स्टेप्स आ गया। तो ये सारा जो है ना, ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का फंक्शंस है। देन इंट्यूशन, जजमेंट्स, हम बोलते हैं ना बहुत बार कि मुझे बहुत पहले ही पता चल जाता है कि ये ऐसा ही होगा, ये ऐसे हो सकता है, या फिर मैं जजमेंट लेता हूँ कि इस तरह से जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, इस तरह से मेरा काम ठीक होगा होगा कि नहीं होगा। तो ये जजमेंटल पावर है, जो जजमेंट्स है या इंट्यूशन पावर है, ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का ही फंक्शन है। देन वर्किंग मेमोरी, मैं अभी काम कर रहा हूं, तो काम करते करते मैं अभी आपसे साथ बात कर रहा हूं, तो मैं जब आपके साथ बात कर रहा हूं तब मेरे अंदर जो वर्किंग मेमोरी है, मेरे अंदर जो नॉलेज है, जो भी मैंने अनुभव किया है, वो अपने आप जैसे बाहर आता है ना, तो ये मेरी वर्किंग मेमोरी अभी काम कर रही है। ये वर्किंग मेमोरी जो मेरे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का हिस्सा है, राइट। देन इमोशंस, आपके सारी भावनाएं, भावनाओं को नियंत्रित नहीं कहूंगा मैं, भावनाओं को सही तरीके से पूरा करना, ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का फंक्शन है, राइट। इतने सारे फंक्शंस, और ये भी आपको बता दूं कि ये सारे फंक्शंस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के हम जानते हैं। जो हमारे रिसर्च करते हुए जो भी साइंटिस्ट आज तक जिन्होंने माइंड के ऊपर रिसर्च किया, ब्रेन के ऊपर रिसर्च किया, वो लोग जानते हैं ये इतने फंक्शंस। लेकिन हर साइंटिस्ट अभी ये मानता है कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के ये इतने ही फंक्शन नहीं है, इसके अलावा कई ज्यादा इसके आयाम है, कई ज्यादा इसके पैराडाइम है। ये तो हम सिर्फ जानते हैं इतने ही है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। और इसीलिए गुरुजी एक बार इस के ऊपर, मैंने तब से इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया था जब एक गुरुजी का ऑडियो सुना था, और गुरुजी ने उसमें कहा था कि हम हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के बारे में 5% भी नहीं जानते हैं, उसके फंक्शंस के बारे में 5% भी नहीं जानते हैं। ये जब मैंने गुरुजी से सुना तब इसके ऊपर बहुत मैंने किताबें पढ़ी, बहुत सारा रिसर्च किया, और डेफिनेटली ये बात है कि इसके बारे में हम बहुत कुछ नहीं जानते। जितना जान पाते हैं, जितना रिसर्च करके साइंटिस्ट लोग जान पाए, उतना आपके सामने मैंने रखा हुआ है। तो इतना इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, राइट। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब मैं आपको डेवलपमेंट, यहां तक आप समझ गए हैं ना, ऐसे क्लियर। ये बहुत सारे नाम आपके ध्यान में ना रहे तो भी इतना समझ लेना, ब्रेन के यहाँ से जो पीछे का हिस्सा है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और ये हमारा बॉस है, राइट। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। दो तरह की डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है। डेवलपमेंट प्रोसेस, 2 टाइप्स का डेवलपमेंट प्रोसेस है। हम जिस तरीके से आगे बढ़ते हैं वो 2 टाइप्स के हैं। एक होता है लर्निंग ओरिएंटेड प्रोसेस, जहां हम सीखना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। लर्निंग ओरिएंटेड प्रोसेस, इसमें रिजल्ट क्या आया ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मैंने क्या सीखा, क्या अनुभव किया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो लर्निंग ओरिएंटेड प्रोसेस होती है, राइट। दूसरी प्रोसेस होती है रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस, जिसमें आपने क्या सीखा इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो आपने रिजल्ट क्या मिला इसमें ज्यादा आप इंपॉर्टेंस देते हो। ये 2 ही तरीके हैं जिससे हम डेवलप होते हैं, जिससे हम सीखते हैं। एम आई राइट। और मुझे एक बात बताना, आप सबसे ज्यादा कौन सा तरीका इस्तेमाल करते होंगे अभी के इसमें, लर्निंग ओरिएंटेड प्रोसेस या रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस? आप बताएं ना, पहला या दूसरा। अगर पहला है तो 1 लेना, दूसरा है तो 2 लेना, 2 बता करना। अच्छा, रिजल्ट ऐसे भी बताया तो भी चलेगा। कोई बोल रहा है लर्निंग, कोई बोल रहा है रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस,
ओके, तो मैक्सिमम 90% से भी ज्यादा 99% हम सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस से ही डेवलप हो रहे हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट इस चीज का नहीं होता है कि आपने क्या सीखा, इंपॉर्टेंट इस चीज का होता है रिजल्ट क्या आया, क्या दिख रहा है सामने, है ना, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इन दोनों चीजों को थोड़ा सा बारी बारी में देखते हैं। तो ये जो रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस है, ये शो ऑफ का प्रोसेस होता है। शो ऑफ, दिखाना। मुझे एक सिंपल सा एक उदाहरण बताता हूँ। आपका बच्चा समझो किसी क्लास में चला गया, तबला क्लास में, ओके, 10 दिन 15 दिन या फिर कुछ ही देर में कुछ ही दिन में वो तबला का एक आध राग सीख गया, डैंग 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 थोड़ा सा बजा रहा है, राइट। आप क्या करते हैं? मोस्ट ऑफ द पेरेंट, ट्रूथफुली मुझे बताना, इमीडिएट आप क्या करते हो जब आपने देखा कि वो तबले का थोड़ा सा एक कुछ बजा रहा है? ट्रूथफुली बताना, मुझे टेक्निकल आंसर नहीं चाहिए, तत्व ज्ञान का आंसर नहीं चाहिए। ट्रूथफुली आप क्या करते हो इमीडिएट? सोशल मीडिया, वेरी गुड अमोल जी। हम इमीडिएट अपने बच्चे का एक वीडियो बनाते हैं, राइट, उसको फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, जो भी आप जितना भी सोशल मीडिया जानते हैं उसके ऊपर डाल देते हैं। डालते हो नहीं डालते हो? एम आई राइट? ट्रूथफुली यही करते हैं ना हम लोग, राइट। और उसमें डाल देते हैं कि यस माय चाइल्ड इज, वो तबला बजाना सीख गया है। बहुत बहुत ऑप्शन, कुछ कम ऑप्शन होंगे यहाँ पे, लेकिन मैक्सिमम लोग ट्रूथफुली अगर देखा जाए तो उस प्रोसेस को रिजल्ट ओरिएंटेड शो ऑफ बनाते हैं, हर चीज का शो ऑफ कर देते हैं, राइट। ये रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस में, इसमें उसको कितना आया इससे ज्यादा उस कितना मस्त कर रहा है, राइट, है ना, कितना ज्यादा उसको समझा, कितना अच्छा राग सीख पाया उससे नहीं। तो वो जो दिखता है ना सामने वो वीडियो में, थोड़ा सा 1 मिनट का ही वीडियो से, वो पूरा राग तो उसको आता ही भी नहीं है। 1 मिनट में जितना आता है उतना हम डाल के उसमें से हम अपने आप को क्या कर लेते हैं, वाह, थोड़ा सा ये कर लेते हैं। एंड दिस इज द रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस, राइट। ये रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस के बारे में और थोड़ा बताता हूं मैं आपको। कोई भी आपके बच्चे का स्किल हो, इमीडिएट आप उसको लेते हैं और सोशल मीडिया हो या फिर कैसे भी हो, इसको बताएं उसको बताएं, उसका आप क्या करते हो, क्या करते हो, मार्केटिंग शुरू कर देते हो, अपने आप के लिए मार्केटिंग, कि मेरे बच्चे को ये आता है, देखो उसने स्टेज पे ये गाना गाया, उसने ये किया, उसने वो किया। तो एनी स्किल्स, कोई भी स्किल आपके बच्चे का शुरू ही हो गया, आ ही गया है कुछ तो, और आप इमीडिएट उस स्किल को आगे डाल देते हो। इससे होता क्या है बताओ आपको? आपका चाइल्ड, आपका बच्चा तबला सीखने गया, कुछ ज्यादा नहीं सीखा है, एक थोड़ा सा ही 1 मिनट के लिए कुछ थोड़ा सा बजा लेते हैं, उतना ही सीखा है, वो आप डाल देते हो मीडिया पे या इधर उधर, या फिर 4 लोगों के सामने उसको बोल देते हो, या ये अभी तबला आ रहा है उसको, राइट। आपके बच्चे का इंटेंशन यहां से चेंज होता है, वो सीखने में मजा नहीं लेता है, वो दिखाने में मजा लेता है। ही वॉन्ट्स टू शो, राइट। और वो आपको आपको ये भी होगा कि बच्चे आपको पूछते भी होंगे, पापा मैंने वो ये बजाया था, आप उसका वीडियो बनाओ ना, वो डालो ना। आपने डाला कि नहीं, कितने लाइक्स मिले? आपके बच्चे ऐसा पूछते हैं कि नहीं पूछते आपको, राइट और नॉट? कितने लाइक्स मिले, मेरा वीडियो किसने देखा, ये किसने देखा, वो किसने देखा, राइट और नॉट? सो ओरिएंटेशन ऑफ लर्निंग और डेवलपमेंट का पूरा चेंज हो जाता है और वो रिजल्ट के ऊपर आके रुकता है। कोई भी एक्टिविटी हो उसका भी हम यही करते हैं, क्लास में नंबर्स लाने हैं, राइट। तो हम वहां पे भी कंपटीशन में चले जाते हैं कि बच्चे को आ रहा है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उससे ट्यूशन में जाएंगे, उसको बोलेंगे रट्टा मार के ले लो, लेकिन ये क्लास में इसका फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर ये होना चाहिए, राइट और नॉट? 10th के मार्क्स, उसको 2+2 आता है, इससे ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। नहीं आया तो भी चलेगा 2+2, लेकिन उसको 10th में 90% मार्क्स आने चाहिए, सबको दिखाना है। My child has achieved, dang 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 dang, thanks to everyone। वो थैंक्स टू एवरीवन बोलना ही नहीं है उनको, कुछ बोलने का ही नहीं होता, उनको बताने का होता है कि मेरे बच्चे ने इतने मार्क्स लाए हैं।
सो वो बोलते हैं ना थैंक्स टू एवरीवन का नहीं होता। दीज आर द ऑल रिले साइंस प्रोजेक्ट की मैं बात करता हूँ। साइंस प्रोजेक्ट हम संडे साइंस में एक प्रोग्राम चलाते हैं, ये सबसे अलग प्रोग्राम है। यहाँ पे बच्चों को कुछ भी रेडीमेड नहीं मिलता है। आप देखना आपके बच्चों को आप साइंस प्रोजेक्ट में क्या देते हो। मैं 2-3 नाम गिनाऊंगा, वो लोग डायरेक्ट पैकेज आता है उनका, राइट। यहाँ से एक चीज आती है, यहाँ से एक चीज आती है, यहाँ से एक चीज आती है, आपका बच्चा इसको लेता है, इसको ऐसे जोड़ता है, इसको ऐसे जोड़ता है, इसको ऐसे जोड़ता है, बटन दबाता है, फैन घूम गया, साइंस प्रोजेक्ट हो गया, राइट। फिर से उसका वीडियो मीडिया पे आ गया, फेसबुक पे मेरे बच्चे ने फैन बनाया, राइट। डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। वो साइंस प्रोजेक्ट सिर्फ शो अप रिजल्ट ओरिएंटेड रह गया। रियलिटी शो जो टीवी पे चलते हैं क्या है, इससे रिजल्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट है। ये सारी प्रोसेस रिजल्ट ओरिएंटेड है। दिखना क्या है, आता क्या है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। दिखता क्या है, इससे ज्यादा लेना देना होता है, राइट। और अभी की सारी एजुकेशन सिस्टम 90% मैं कहूंगा आपको, थोड़ा बहुत अपवाद छोड़ के 90% शिक्षण अभी जो दिया जा रहा है वो रिजल्ट ओरिएंटेड सिस्टम से एजुकेशन दिया जा रहा है। और रिजल्ट ओरिएंटेड सिस्टम से आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप नहीं होता है। ये हो रहा है हमारे बच्चों के साथ। आपको मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आपके बच्चे नया कुछ करने में तैयार नहीं होते हैं? दे वांट्स एवरीथिंग रेडीमेड। प्रोजेक्ट है, साइंस है, ये है, वो है, सब कुछ रेडीमेड मांगते हैं। ये आपका अनुभव है कि नहीं, हाथ ऊपर करके बताएं या चैट बॉक्स में मुझे बताएं। आप बात भी कर सकते हैं। आपके बच्चे रेडीमेड मांगते हैं, कुछ करने के लिए बोलो तो वो नहीं करते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं नया कुछ करने में। क्यों? उनको इंस्टेंट रिजल्ट की आदत लग गई है, बिकॉज ऑफ दिस रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस, आरओपी। रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस की वजह से इंस्टेंट चाहिए होता है, इंस्टेंट, राइट। कुछ भी हो इंस्टेंट चाहिए। देन कॉपी मास्टर बन जाते हैं। इसका लेके आएंगे, कॉपी कर देंगे, दे देंगे, और क्या करेंगे, हो गया। प्रोजेक्ट हो, होमवर्क हो, कुछ भी हो, दे बिकम अ कॉपी मास्टर। एक कंफर्ट जोन के बाहर नहीं निकलते हैं। आप उनको बोलो तो एक पर्टिकुलर कंफर्ट जोन वो लेके बैठ जाते हैं, उससे बाहर निकलने का उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। कोई भी नई चीज आप बोला रही है, नया करके देखो, ये नया लाए, 2 या 3 मिनट रुकता है, 4 मिनट रुकता है, उसके बाद फिर से उसको छोड़ देता है। नया करने का कुछ भी नहीं। स्टिक टू रूटीन, पूरे अपने रूटीन के हिसाब से चलते रहता है। रूटीन में आप बदलाव करो तो चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है, राइट है। ये सबके लिए नहीं होगा, 1-2% ऐसे होंगे जो शायद कुछ अलग होंगे, राइट। लेकिन 99% 90% इसी तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। Result oriented is not a sense of do it yourself, it is show off for the parents and child। ये सिर्फ शो ऑफ है। ये रिजल्ट आप क्या दिखा रहे हो, बस रिजल्ट। मतलब यहाँ फोकस आपको कितना आ रहा है, नो इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग, ओनली इंपॉर्टेंस ऑफ शोइंग। समझ में आ रहा है? यहाँ सीखने का कोई महत्व नहीं होगा, यहाँ सिर्फ दिखाने का महत्व होगा। ये तरह का जो एजुकेशन है, इससे आपके बच्चों में ये पार्ट्स आएंगे। वो रेडीमेड चाहेगा हर चीज। साइंस प्रोजेक्ट आपके बच्चे रेडीमेड ही चाहते हैं। आपके बच्चे सीखना नहीं चाहते हैं, खुद होके किताबें निकालना नहीं चाहते हैं। ट्यूशन मास्टर जो बताएगा, जो जो रट्टा मार के लेगा, उस तरह से सीखने की कोशिश करते हैं, कॉपी करना की कोशिश करते हैं। एक कंफर्ट जोन, एक सुरक्षित दायरा बना रखते हैं, उससे आगे निकलने की कोशिश नहीं करते हैं। नई थिंग, नई चीजें नई तरीके से करके देखो, ये नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप नहीं हो रहा है, इसको कुछ भी नहीं मिल रहा है। स्टिक टू द रूटीन। अब आगे चलते हैं।
टू टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में दूसरा डेवलपमेंट प्रोसेस होता है ये लर्निंग ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। इसमें मुझे क्या फाइनल आंसर हुआ या फिर फाइनल रिजल्ट क्या है, इससे ज्यादा कुछ लेना देना नहीं होता है। मैंने उसमें से क्या सीखा, परिणाम क्या हुआ, इसका कुछ भी लेना देना नहीं होता है। परिणाम से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है मैंने क्या सीखा। राइट, ये दूसरा तरीके का प्रोसेस है लर्निंग ओरिएंटेड प्रोसेस। इसमें आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप होता है। थिंकिंग प्रोसेस, नया आइडियाज, नया कुछ करना, इससे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप होता है। रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस से शो ऑफ डेवलप होता है, दिखाने का डेवलप होता है। रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस, अच्छा वही आ गया फिर से। अब लर्निंग ओरिएंटेड जो प्रोसेस है, इसमें एक प्रोसेस मैंने डेवलप की है, उस प्रोसेस का नाम है फायर, जो हमारा एक रैंचो गुरुकुल है पूना से लगभग 50 किलोमीटर के आसपास। वहां पे जो एजुकेशन सिस्टम है, वो एजुकेशन सिस्टम मैंने लर्निंग ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम, जिसका नाम है फायर। ये फायर का मीनिंग है, एफ यानी प्री फ्रंटल, आई यानी इनोवेटिव, आर यानी रैपिड, ई यानी एजुकेशन। ये एजुकेशन सिस्टम हम हमारे उस स्कूल में इंप्लीमेंट करते हैं, जिसके रिजल्ट अप्रतिम है। ये सिस्टम मैंने डेवलप की है और इस सिस्टम में और भी काम बहुत कुछ मेरा चल रहा है, जो मैंने लर्निंग ओरिएंटेड प्रोसेस में बच्चों को ये दे रहा हूं। राइट, अब और थोड़ा आगे ये आपको बताता हूं। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है, ये जो फायर सिस्टम मैं जो बोल रहा हूं ना, ये सिर्फ प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलपमेंट सिस्टम है। इसी तरीके से हम डेवलप करते हैं। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप ओनली एंड ओनली बाय एक्सपीरियंशियल अंडरस्टैंडिंग। इसको समझिए, अनुभव से जो आपको अंदर मिलता है उसी से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप होता है। आपके रट्टा मारने से नहीं होता है, कुछ ज्ञान से नहीं होता है, स्मरण शक्ति से नहीं होता है, किसी भी चीज से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप नहीं होता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ओनली डेवलप होता है एक्सपीरियंस अंडरस्टैंड, एक्सपीरियंशियल अंडरस्टैंडिंग, मतलब अनुभव से जो आपको अंदर समझ में आता है उसी के आधार पर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स सिस्टम डेवलप होती है। ये ध्यान में रखिएगा। ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूं कि ये इतना महत्वपूर्ण है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स सिस्टम का डेवलप होना, और उसके डेवलपमेंट का एक ही तरीका है, दैट इज द एक्सपीरियंशियल अंडरस्टैंडिंग। दूसरा कोई भी नहीं। आप कितना भी रट्टा मार लो, आपको 10th में 99% आ जाएंगे रट्टा मारेंगे तो, लेकिन आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स 0 रहेगा। रट्टा मारने से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप नहीं होता है। इसीलिए तो बच्चे मार्क्स इतने ले लेते हैं, मार्क्स की मार्क्स ही ले लेते हैं, स्मरण शक्ति बहुत है, सब कुछ बहुत है, लेकिन फिर भी जीवन की एग्जाम में फेल हो जाते हैं, लाइफ की एग्जाम में फेल हो जाते हैं। है ना ये अनुभव? राइट, दिस इज हैपनिंग इन संडे साइंस सिस्टम। यस, संडे का जो साइंस प्रोग्राम है, ये कोई इधर से उधर से जोड़ के सब जोड़ो भैया और तैयार करो और एक वीडियो बनाओ और भेज दो, ऐसा नहीं है। ये प्रोग्राम में बच्चे मुझे पूछते हैं सर ये कैसे लगाओ, ये ऐसे लगाओ तो क्या होगा, ऐसे लगाओ तो क्या होगा, तब मैं उनको यही सवाल आंसर देता हूं, आप लगा के देखो, लगाने के बाद आपको खुद समझ में आएगा ऐसा नहीं, ऐसा लगाना चाहिए। ये जो तरीका है ना, इससे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप होता है। रेडीमेड इधर उधर से फिट करो, लाओ, बटन दबाओ और शुरू हो गया। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं, साइंस प्रोजेक्ट का तो बिजनेस है, पूरे इंडिया में चल रहा है साइंस प्रोजेक्ट। कितने बड़े बड़े बॉक्स ले लो आप, हर महीने एक बॉक्स मैजिक रेट है, ये है वो है, सब लेके आ जाओ, और वो सब रेडीमेड होता है, उनका सब तैयार किया हुआ लेके आ जाते हैं हम, और ये इधर से इधर जोड़ दो, इधर से इधर जोड़ दो, इधर से इधर जोड़ दो। इसमें से बच्चों को कुछ भी नहीं मिलता है। ओनली आपको समाधान ये क्या होता है, सिर्फ आपका वो प्रोजेक्ट बन जाता है, आप उसको मस्त वाह वाह क्या चल रहा है ना, तो थोड़ा सा आपको खुशी हो जाती है और आप फोटो निकाल पाते हो, वीडियो बना पाते हो। हमने संडे साइंस प्रोग्राम में कोई जरूरत नहीं है,
आपका वो पूरा बन जाए, कोई जरूरत नहीं, आप करो करो, आपको ऐसा ठीक होगा, ऐसा आज नहीं तो कल। वो जो करता है ना, जब वो मोटर इधर लगा के देखता है, जब वो मोटर इधर लगा के देखता है, पीछे लगा के देखता है, और फिर वो जब लगा के देखने बाद उसको जो अनुभव आता है कि यहाँ लगाने से बैलेंस बिगड़ रहा है, इधर जा रहा है, तो फिर इधर थोड़ा लगाओ या फिर इधर लगाओ, ये जब वो सीखता है, उसी से उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप होता है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये जो स्लाइड है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ओनली एक्सपीरियंशियल अंडरस्टैंडिंग। अब मैं आपको पूछूं, अगर 25 साल तक आपके बच्चे के आपने उसको अनुभव के तौर पे बहुत कुछ नहीं दिया एजुकेशन में, तो आपका बच्चा इस दुनिया में यूजलेस रहेगा। यूजलेस का मतलब, वो जो बिना बॉस की कंपनी कैसी चलती है ना, सिर्फ कंपनी चलने के लिए, फॉर द सर्वाइवल ओनली, जिंदा रहने के लिए जो आवश्यक है वो सब करता रहेगा, पैसे कमाएगा, गाड़ी बंगला सब कुछ होगा, लेकिन वो जिंदा रहने के लिए जितना आवश्यक है उतना ही एजुकेशन, उतना ही वो करेगा, उससे ज्यादा उसके जीवन में कुछ नहीं। इट्स अ यूजलेस पार्ट। इसीलिए गुरुकुल सिस्टम में अनुभवातून शिक्षण, इसमें क्यों ज्यादा फोकस था, क्यों ज्यादा फोकस था? क्योंकि हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये आज की बात नहीं है जो साइंटिस्ट बता रहे हैं, ये हमारे ऋषि मुनि बहुत पहले से जानते थे कि ये एक तरीका है, और इसका इसी हिस्से से सीखा जाता है, इसी हिस्से से डेवलप होती है, ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप होती है, राइट? तो ये पार्ट मैं फिर एक बार आपको बताता हूं। अनुभव से जो आप समझते हो वो ही आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को डेवलप करता है। आपको और एक अनुभव मेरा बताता हूं। साइंस प्रोजेक्ट, जो संडे साइंस प्रोग्राम है, इसमें ज्यादा बच्चे टिकते नहीं है। आपने ये अनुभव लिया होगा कि आपका बच्चा आता है, सिर्फ बैठता है, सिर्फ देखता है, वो करने में इंटरेस्टेड नहीं। क्यों? कुछ बच्चे, कुछ पेरेंट्स तो वहां पे आएंगे ही नहीं। क्यों पता है? क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड है, वहां पे रिजल्ट नहीं मिलता है, वहां सीखना होता है, वहां करना होता है। जब वहां कुछ करना होता है ना, तब बच्चों को लगता है गुरुजी वो तो मैजिक बॉक्स मेरे पास है ना, वो सोलर का ये मैंने बनाया है, वो उधर से एक सोलर का प्लास्टिक का बोर्ड लेके आता है, इधर से बैटरी लगाता है, देखो गुरुजी मैंने सोलर बोर्ड बनाया। मैं उसको कहता है इसको बाजू में फेंक, वो थर्माकोल ले, कागज ले, ऐसे मार्किंग कर, उसका बोर्ड बना, उसमें मोटर डाल, फिर तैयार कर। तब वो उसका इंटरेस्ट ज्यादा नहीं आता है। वो कुछ ही बच्चे वहां टिक पाते हैं, कुछ बच्चे वहां नहीं टिक पाते हैं। जो पेरेंट्स ने उनको लर्निंग प्रोसेस से सिखाया है वो बच्चे वहां टिकते हैं। जो रिजल्ट ओरिएंटेड आए हैं, पेरेंट्स भी और चाइल्ड भी, वो ज्यादा देर नहीं टिकते वहां पे, वो बोर हो जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि बच्चों को हमने ही तैयार किया है ना रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस में, राइट? तो जब तक आपका बच्चा सीखेगा नहीं ना, क्या सीखेगा नहीं? खुद करना, तब तक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप नहीं होता है। ये बात आप बार 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 अपने आप में लिख दो। एक्सपीरियंशियल अंडरस्टैंडिंग से ही, अनुभव से जो सीखेगा उतना ही उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारे पूरे सिस्टम का बॉस है, वो ऐसे ही डेवलप होता है, उससे दूसरा कोई तरीका नहीं है। अब आगे चलते हैं। और ऑल एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो है वो यहां से आते हैं। ओके, सो एक एक चीज हम देखेंगे, हाउ टू डेवलप। थोड़े थोड़े कुछ पार्ट्स में आपको बताऊंगा, बहुत सारी चीजें बताने लायक है, लेकिन कुछ बातों के ऊपर हम जरूर चर्चा करेंगे। हाउ टू डेवलप दिस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। नए आइडियाज बच्चों में आए, नए तरीके से वो किसी चीज को इंप्लीमेंट करके देखे। इसके लिए आपके बच्चे में जब भी कोई नया आइडिया आता है, जो भी कुछ आता है, तो उसको आप कभी नाकारना नहीं, उसको करने के लिए प्रोत्साहित करना। अगर आपको मालूम भी है कि समझो यहाँ ये व्हील लगाने से या फिर कोई भी करने से ये ऐसा सक्सेस नहीं होगा, ऐसा आप जानते भी हैं, तो भी आपका जो ज्ञान है, जो आप जानते हैं, वो देना मत, उसको करने देना। अब उसको ये मत बताना अरे बहुत सारे साइंटिस्ट ने किया है, बहुत सारे लोगों ने किया है, तू क्या करेगा, ये आइडिया कुछ काम नहीं करता है, मत बोलना। उसको बोलने दो लास्ट में,
कि नहीं ये आइडिया ऐसे नहीं काम करेगा, ऐसे काम करता है। इससे रिजल्ट में कुछ नहीं है, लेकिन उसके प्रोसेस में उसका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है ना, ये डेवलप होगा। ये अनुभव से डेवलप होता है। डोंट गिव रेडीमेड आंसर्स फॉर एनीथिंग। मैं आपको कहूंगा साइंस 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 प्रोजेक्ट ये सब कुछ चल रहा है ना, जो इसमें भी चलता है ना, हमारे स्कूल में भी भेजते हैं ना, वो साइंस प्रोजेक्ट बनाओ, साल में एक बार प्रोजेक्ट बनाने के लिए भेजते हैं। वो सारे जितने भी चीजें हो, कोई भी चीज आप बच्चे को रेडीमेड ना देना, बनाओ, करो। भले ही आप टूटा फूटा बनाओ, आधा साइंस प्रोजेक्ट लेके जाओ, आधा मार्क्स देगा, नो प्रॉब्लम, राइट। किसी भी सवाल का जवाब मत देना। डोंट गिव रेडीमेड आंसर। खोजने के लिए मदद करो, आंसर ढूंढने के लिए मदद करो, आंसर रेडीमेड मत दो। जब आपका बच्चा आंसर ढूंढने के लिए कोशिश करता है आपके साथ, देन उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप होता है, विकसित होता है। क्योंकि ये सारी चीजें जो है ना, नई आइडियाज, नए फंक्शन, ये सारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में। मेक अ हैबिट टू नोट डाउन आइडियाज। हैबिट बनाओ, तो उसके पास डायरी रहे। तुझे कोई भी नया विचार आया ना, तो लिख दा बेटा, लिखते जा, लिखते जा, ये हैबिट बनाओ। हमेशा आपके बच्चों को स्टार्ट फ्रॉम जीरो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मैं अभी साइंस के साइंटिस्ट के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, तो उसी के ज्यादा एग्जांपल लेता हूं। करते हैं और लास्ट में जो भी उन्होंने किया, उससे देखने के बाद वो पता चलता है कि अरे ये तो नहीं चल रहा है, ये बोर्ड काम नहीं कर रही है, ये तो काम नहीं कर रहा है, ये वर्किंग नहीं हो रहा है। वहां आपके बच्चों को आपको ये सिखाना है कि अगेन यू स्टार्ट। अभी जो बनाया उसके अनुभव से अभी क्या सुधार कर सकता है, उसको लेके फिर से नया बनाने का शुरू कर। तो स्टार्ट फ्रॉम जीरो। बहुत बार बच्चे जीरो से शुरू करने में तैयार नहीं होते, वो बोर हो जाते हैं, बोलते हैं वो नहीं हो रहा है, छोड़ दो उसको, वो नहीं हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो नहीं हो रहा है। ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं, राइट। तो वहीं पे आपका एक रोल है कि स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो, फिर से तैयार करते हैं, फिर से शुरू करते हैं, राइट। ये आदत आप बच्चों को लगाइए। देन डोंट गिव फाइनल जजमेंट। किसी भी बारे में फाइनल डिसीजन या निर्णय कि ये नहीं ऐसा ही होगा, या ऐसे नहीं काम करेगा, या ऐसा ही होगा, ऐसे नहीं चलता है, मत दो बिफोर एक्सपीरियंसिंग। उसने कुछ भी अनुभव नहीं किया, उसके पहले ही आप अपने अनुभव उसके ऊपर मत थोपो। समझ में आ रहा है? समझ रहे हैं आप? जैसे एक सिंपल सी बात बताता हूं मैं आपको कि समझो आप किसी दरवाजे से जा रहे हैं, किसी दरवाजे से जा रहे हैं, दरवाजा हाइट में छोटा है, आपसे थोड़ा छोटा है। तो पहले दिन आप गए, राइट, और जाते ही आपको लगा वहां पे धड़क गया, ये आपको लग गया ऐसे, तो आपने अरे लग गया जोर से, आप अंदर गए। दूसरे दिन भी आपको वहां पे जाने की जरूरत पड़ी, तो फिर से आप गए, फिर से आपके ध्यान में नहीं आया, फिर से उस दरवाजे को आप धड़क गए। तीसरे दिन भी आप गए, आपके ध्यान में नहीं आया, धड़क गए। चौथे दिन क्या होगा पता है? आपके बिना सोचे बिना समझे अपने आप वहां से जाते वक्त आप झुकोगे नीचे। क्यों ये होगा? होता है ना। क्यों झुकोगे पता है? क्योंकि 3 बार आपने चोट खाई है, 3 बार आपने अनुभव लिया है। तो जैसे ही वहां जाते हैं तो आपका आंखें, आपका कान, आपके जो सारी सिस्टम्स है, ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को क्या देते हैं पता है? सूचना देते हैं हम उस दरवाजे के पास पहुंचे हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पीछे भेज देता है, झुको नीचे, यहाँ 3 बार चोट लगी है। एक्सपीरियंशियल अंडरस्टैंडिंग से हमारा कॉर्टेक्स सीखता है, राइट। सो फाइनल जजमेंट किसी के बारे में भी कुछ भी हो, आप बच्चों को अपने अनुभव मत बताएं, उनको अनुभव लेने दें, राइट। ये छोटी छोटी बातों में एक्सप्लोर एंड एक्सपीरियंस न्यू थिंग। नई नई चीजों के बारे में खोजो और नई नई चीजें करके देखो। अगर आपका बच्चा पूछता है गुलाब जामुन में नमक डालू क्या शक्कर की जगह, कैसे लगेंगे, तो आप ये मत बताना अरे वो मीठे हो जाएंगे, सॉल्टी हो जाएंगे, वो कोई खाएगा क्या।
तो आप उसको बोलना 4 गुलाब जाम नमक डाल के करके देख और खा के देख, तुझे खुद पता चल जाएगा। सो डोंट से, मत बोलो कि वो अच्छे नहीं लगेंगे, उसको बोलो तुम नमक के बना के तो देखना, क्या फर्क पड़ता है, तुझे अच्छा लग जाए, क्या पता तुझे वो टेस्ट मजा आ जाए, उसमें एक नया डिश तैयार हो जाएगा। एम आई राइट? तो ये आपके बच्चों को बताएं। तो आपका अनुभव मत डालो, उसको एक्सप्लोर करने दो, उसको ढूंढने दो, उसको पता करने दो कि वो अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, राइट? इससे आपके बच्चों की नई आइडियाज डेवलप होगी। देन एबिलिटी टू लर्न न्यू थिंग्स, ये पार्ट है, ये फंक्शन है हमारे बॉस का, हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का। ये फंक्शन इसी तरह से डेवलप किया जाएगा। नई चीजें सीखने में, करने में आपके बच्चों को इंटरेस्ट कब आएगा पता है? जब आप उनको रिजल्ट में नहीं अटकाओगे। समझो, एक सिंपल उदाहरण मैं आपको देता हूं। आपका बच्चा तबला सीख रहा है, आप अगर रिजल्ट ओरिएंटेड है, मतलब ये समझो एक ताल उसने बजा लिया, दागे नत्ती नक दिन्ना, ये अच्छा बजा रहा है आपका बच्चा, राइट? आपका बच्चा, अगर आप रिजल्ट ओरिएंटेड है, आप वो मीडिया वाले हैं, फोटो डाल के मीडिया में 4 लोगों के सामने ताल बजाओ रे बेटा बजाओ, कितना अच्छा बजाता है, कितना अच्छा बजाता है, ऐसे अगर है, राइट? तो आपका बच्चा धागे नत्ती नक धिन्ना के आगे दूसरा राग सीखेगा ही नहीं, कभी नहीं सीखेगा। क्यों पता है? क्योंकि जो मुझे अच्छा आता है शो ऑफ करने के लिए, उसको छोड़ के दूसरा कहां सीखूं? वो नहीं छोड़ेगा, वो उसी को पकड़ के रखेगा और बार बार 4 लोगों के सामने वही बजाएगा और वो लिमिटेड हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो नई चीजें अगर डेवलप करनी है तो रिजल्ट से उन्हें बाहर निकालना होगा। कोई बात नहीं, तू कैसे भी बजा, नो प्रॉब्लम, तुझे कुछ नया आता है उसमें तो नया राग बजा, तुझे टीचर ने सिखाया वही बजाना चाहिए, कोई जरूर नहीं, नया राग बजा दे, चल शुरू कर, डोंट वरी, डोंट बॉदर अबाउट द रिजल्ट, यू स्टार्ट डूइंग। तब आपका बच्चा नई नई चीजें करना शुरू करेगा, डेफिनेटली। देन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, आपके बच्चों को छोटी छोटी चीजों के बारे में प्लानिंग करना सिखाइए, छोटी छोटी चीजों के बारे में, स्कूल जाना है उसका भी प्लानिंग, छोटी छोटी बातें प्लानिंग के थ्रू सिखाइए। देन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, अप्रिशिएट फेल्यूर। आपके बच्चों का अपयश जो है ना, उसकी तारीफ करना सीखना होगा आपको। अब ये आपको थोड़ा सा इमीडिएट सेंस समझे ना समझे, लेकिन फेल्यूर, आपको सक्सेस की तारीफ करते हो, आपके बच्चे ने अच्छा किया तो बहुत तारीफ करते हो, राइट ना? अगर आपका बच्चा अच्छा नहीं कर पाया तो भी आपको तारीफ करना सीखना होगा। आप ओपनली उसके साथ उस बातों के ऊपर डिस्कस करना आपको सीखना होगा, यही से आपका बच्चा आगे ओपन होगा, राइट? नहीं तो वो फिर से उसी पैटर्न में चला जाएगा। हैबिट ऑफ यूजिंग अ प्लानर, नया साल आ रहा है, नए साल की डायरी आप अपने लिए खरीदते हो, बच्चों के लिए भी खरीद के दे दो, उनको कहो डेली प्लानिंग करे, आज क्या करने वाले हो, वो ज्यादा नहीं, मैं आज बच्चों के खेलने जाने वाला हूँ नीचे, हाँ ठीक है, लिखना कितने बजे जाने वाला है, कितने बजे आने वाला है। स्टार्ट डूइंग स्मॉल थिंग, प्लानिंग। ये प्लानिंग, ये हमारा फंक्शन है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का। जब हमारे बच्चे ये थोड़ा थोड़ा प्लानिंग करना सीखते हैं ना, वो डेवलप होता है, वहां से अनुभव से डेवलप होता है, राइट? देन रीजनिंग, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों नहीं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, गुलाब जामुन में शक्कर ही क्यों डालनी है, नमक क्यों नहीं डालते हैं, ये मूंगफली की तेल की क्यों हम तड़का लगाते हैं, क्यों नहीं हम इसका खोबरे का तेल क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? तो आपके बच्चे का ये जो सवाल है रीजनिंग का, ये करने दो उसको, उसको बोला हाँ ठीक है, ये ले थोड़ा सा तेल ले और तू तड़का खोबरे तेल का लगा के खा के देख, नो प्रॉब्लम। व्हाई एंड व्हाई नॉट, इसके जवाब उसको खुद ढूंढने दो। तभी प्रीफ्रंटल डिसीजन मेकिंग, उसके छोटे छोटे डिसीजन, उसने क्या पहनना है, कौन सा शूज पहनना है, कौन सा नहीं पहनना है, ये आप क्यों ले रहे हो? आप ही तय करते, बेटा नहीं तू जीन पैंट पहनेगा, नहीं तू वो टी शर्ट, वो रेड कलर का टी शर्ट पहन, तू ये शर्ट पहनेगा, वो शर्ट पहनेगा, आप क्यों डिसाइड करते हो? लेट हिम डिसाइड ना, उसको ही तय करने दो। मोटर प्लानिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डांस में, स्पोर्ट्स में जो बच्चे होते हैं ना, उनके लिए ये बहुत बहुत बड़ा हिस्सा है।
जैसे मैं आपको कहूं तेंदुलकर ने कौन से बॉल पे 6 लगाना है या 4 लगाना है, राइट, और कौन से बॉल पे प्लेड करना है, कौन से बॉल पे रुकना है, ये जो सारा उसका जजमेंट आते हैं ना, ये कहां से आते हैं पता है? ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से आते हैं। यहां से आएंगे सारे जजमेंट उनके। और वो यहां कहां से आ गए? वो रोज 8 घंटा 10 घंटा रोज बॉल पे जब प्रैक्टिस करता है, वो प्रैक्टिस से इतना डेवलप हो जाता है अनुभव से कि कौन से बॉल पे, अब वो सोचता नहीं है। जब तेंदुलकर के सामने बॉल आता है तो तेंदुलकर सोचेगा नहीं कि कौन सा इस पे करूं मैं। उसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अंदर के सारे सिस्टम को अपने आप इंफॉर्मेशन दे देगा 1 सेकंड के भी 100वें हिस्से में, और अपने आप उसका हाथ ऐसे जाएगा और वो जो भी उसको करना है, जो भी उस बॉल पे अच्छे से बेस्ट कर सकता है वो बेस्ट करेगा। दिस इज व्हाट द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इज। मोटर प्लानिंग अपने आप होता है, मतलब वहां उधर बॉल देखा नहीं, बॉलर के हाथ में बॉल आते आते आपके अंदर आपकी सिस्टम ने अपने आप प्लानिंग कर दिया। यही डांस के बारे में भी होता है। बेस्ट डांसर वो होता है जो जिसकी मूवमेंट्स अपने आप अंदर प्लान होती है। वो प्लान नहीं करता है कि मैं ऐसी स्टेप करूं या ऐसी स्टेप करूं। वो जब म्यूजिक शुरू हो जाता है तो उसके अंदर से जो निकलता है वो अपने आप निकलता है। दैट इज व्हाट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एजुकेशन। ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से आता है। वो जितना वो डेवलप होगा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो सबसे बेस्ट डांसर हो जाएगा, बेस्ट नृत्य करेगा। जजमेंट, इंट्यूशन, संकेत आते हैं, या ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से आता है। आपके सारे इमोशंस ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से ही पूरे होते हैं। डेवलप करना सीखना होगा वहां से। ओके, एंड लास्ट सबसे प्यारा उपाय, इससे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप होगा ये नहीं बोल रहा हूं मैं मेडिटेशन से। मेडिटेशन से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप होने के लिए जो वातावरण चाहिए है वो वातावरण बनता है। ये ध्यान में रखना। मेडिटेशन से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप नहीं होगा क्योंकि एक्सपीरियंशियल अंडरस्टैंडिंग अभी भी नहीं है, लेकिन वो जो वातावरण होता है ना डेवलप होने का, वो वातावरण मेडिटेशन से बच्चों के अंदर तैयार होता है। राइट, अब यहां तक मैंने आपको ये बताया। इसमें अब आपको कुछ भी सवाल ये टॉपिक के रिलेटेड है तो आप मुझे पूछना। हमारे पास कुछ समय बाकी है और ये करके देखिए। ओनली जस्ट लॉजिकल थिंकिंग से ये ऐसा सर फिर ऐसे क्यों करते हैं, ऐसे नहीं, करके देखो और फिर मेरे पास आना। राइट, तो लॉजिकल बुद्धि से मत पूछना, अंदर से वो एक्सपीरियंस आपने किया है तो जरूर मुझे पूछना। और इस आज के टॉपिक में कोई भी अगर आपको सवाल है, स्मिता, आप स्मिता करमरकर का उनका माइक अनम्यूट करें। मीता जी आपका माइक अनम्यूट किया है। बोलिए। किसी ने डाला है उनका बेटा गुलाब जामुन के अलग अलग शेप बनाने की कोशिश करता है या आज पूछता है, बनाने दीजिए। चौकोनी क्यों नहीं, गुलाब जामुन ऐसे ही क्यों बनाना है, गोल 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 गोल, है ना, चौकोनी क्यों नहीं बनाना है। सो लेट हिम डू ना, उसको करने दो। और करने के बाद उसको पता चलेगा कि जो सर्कुलर शेप होता है ना, उसमें वो जो पाक होता है ना, पाक जो डालते हैं वो होल्ड अच्छे से होता है, और जो स्क्वायर होता है ना उसमें पाक अच्छे से बैठता नहीं है। ये उसको करने के बाद पता चलेगा। राइट, और ये सिर्फ एक बात पता होने से नहीं, ज्ञान से नहीं, वो जब करेगा तो उसके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में अपने आप ये फिक्स हो जाएगा और वो एक स्टेप डेवलप होगा। ओके, हाँ, जिसको भी पूछना है आप अपना हाथ ऊपर करें यहाँ पे चैट बॉक्स में और अपना माइक शुरू करें। सिमल जी आपका माइक अनम्यूट किया है। फटाफट पूछें, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट बाकी है। मिलिंद जी आप अपना माइक इधर से अनम्यूट कीजिए ना, आप चैट बॉक्स में। यस सर, मैं हर्ष की मम्मी हूँ। हाँ बोलिए बोलिए।
जी, मेरे बेटे को मुझे मेडिटेशन के बीच में आपने जब सेशन शुरू किए थे, मेरी बहुत इच्छा थी कि वो जॉइन करे। पर मेडिटेशन पता नहीं क्यों मुझे रिजल्ट नहीं चाहिए थे। मैं हमेशा चाहती थी वो कुछ सीखे, कैसे भी सीखे, पर मेडिटेशन के लिए वो किसी कीमत पर तैयार नहीं था। क्या Right. करूँ मैं उसके लिए? उसके लिए उसको पहले सेटल करना होगा, आप रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस से बाहर निकालना होगा और ये प्रोसेस में डालना होगा। तू कर, डोंट गिव एनी रिजल्ट। आप जब पूछेंगे ना मेडिटेशन में क्या किया, कैसे किया, या फिर कुछ बच्चों का जो अभी के एजुकेशन सिस्टम से ये जो है ना बहुत इतना स्टिमुलेट हो जाता है कि उसे सेटल करने में एक 10 दिन या 15 दिन का समय नहीं काम का, उसके लिए सालों साल मेडिटेशन के साथ काम करना होगा, फिर धीरे धीरे वो सेटल होगा। ये मेडिटेशन एक दिन किया और सब कुछ हो गया, ऐसे नहीं होता है। इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। अब आपके बच्चे की उम्र क्या है? कहाँ गए आप? ओके, तो मेडिटेशन में वो बैठता नहीं है, इसके बहुत सारे रीजन होंगे। वो मेंटली स्टिमुलेशन ज्यादा होगा, उसका खाने का भी तरीका है, टीवी है, मोबाइल है, इससे इतना हमारा माइंड उत्तेजित होता है जो हम बैठ नहीं पाते हैं। हम भी नहीं बड़े बैठ पाते हैं, तो बच्चे ही है ना। ओके, नेक्स्ट गैलेक्सी कौन है? आपका माइक अनम्यूट करें और बताएं। गैलेक्सी। कहाँ पे है? हेलो, नमस्ते जी। हाँ बोलिए। हाँ जी, मेरा बेटा अभी 15 इयर्स का है, तो एक्चुअली ना वो बचपन से ही कुछ ना कुछ ऐसे बनाता था चीजें। लाइक आप बता रहे हो ना, तो छोटे पेपर की कटिंग करके दीवार पे लगाना, कहना मम्मी ये सारे कॉन्टिनेंट्स है, ऐसे ऐसे करके। अभी तो लेकिन वो 10th में है, तो द थिंग इज कि पढ़ाई छोड़ के वो कार्डबोर्ड्स लेके कार बनाना, उसमें मोटर लगाना, ये सब कर रहा था। तो मैंने उसको, अभी आपका सारा सुन तो लिया मैंने, लेकिन अभी लग रहा है कि शायद मैंने गलत किया, या जो भी है कि बच्चे इसको अभी मत तू कर, तू इसको बाद में कर, टाइम बाद में। और उसका मैंने लेके फेंक भी दिया था चीजें जो भी उसने बनाई थी। स्टीयरिंग बनाया था, काफी अच्छी चीजें बनाई थी, बट आई जस्ट थ्रू इट। So, was it a right thing? Because the exams are also nearby, and मतलब एग्जाम तो ठीक है मार्च में देना है, लेकिन was it a real correct thing, or did I do wrong? He is only 15 years now. ओके, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत देर तक हम इससे बात कर सकते हैं, लेकिन आपको एक बताओ, एक साल तक किसी एक 10वीं का पढ़ाई एक साल तक करते रहना, एक ही वो 4 या 5 सब्जेक्ट या 10 सब्जेक्ट, एक ही पढ़ाई, वो 10वीं की रट्टा मारते 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 एक साल तक करते रहना, इससे ज्यादा बेवकूफी हमारे एजुकेशन सिस्टम की और कुछ भी नहीं है। 10th की पढ़ाई ज्यादा से ज्यादा कितना, 2 महीना बहुत हो गया, इनफ। आपका बच्चा जो अच्छा कर रहा था, शायद वहीं से उसको कुछ नया आ जाए और साइंटिस्ट बन जाए, तब आप क्या बोलेंगे? सही था कि नहीं था? सो टाइम अलॉट कीजिए, अलग अलग उसको अलग टाइम दीजिए, उसके लिए स्पेस दीजिए, उसका अंदर का जो स्पेस है वो साइंटिस्ट उसके अंदर जो है उसको बाहर निकलने के लिए थोड़ी जगह दीजिए, बाद में पढ़ाई के लिए कुछ जगह बचा के रखिए। ओके, इसके ऊपर बहुत बात कर सकता हूँ मैं, लेकिन अभी समय के चलते मैं इतना ही आपको बता सकता हूँ। नेक्स्ट मिलिंद जी बोलिए। जय गुरुदेव सर। सर मैं अगर मेरी बेटी अभी करीबन 9 साल की है, 10 साल की होने वाली है। अगर मैं उसकी जर्नी देखूंगा ना, तो बचपन में 4 साल से 7 साल तक जब थी वो बहुत सारी नई चीजें ट्राई करती थी, पेंटिंग हो या क्रिएटिविटी हो, कुछ भी हो। लेकिन उसके बाद में जब हम लोगों ने उसको नई नई चीजें इंट्रोड्यूस करना शुरू किया, जैसे कि साइंस हो या कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, तो मेरा ये शायद ऑब्जर्वेशन है कि वो काफी कंफ्यूज हो गई है। आई मीन देयर आर टू मेनी थिंग्स टू डू एंड शी इज नॉट एबल टू फोकस ऑन एनीथिंग। तो कैसा हो रहा है कि वो खुद का जो क्रिएटिविटी है वो कम हो रहा है, बिकॉज शी नाउ नीड्स टू लर्न सो मेनी थिंग्स। उसको म्यूजिक भी पसंद है तो उसको म्यूजिक भी सीखना है, उसको चेस भी पसंद है तो उसको चेस भी सीखना है, उसको साइंस भी सीखना है। तो वो बैंडविड्थ नहीं मिल पा रहा है उसको। What should we be doing? Okay,
शी लॉस्ट द इंटरेस्ट इन नया चीजें करने में, नहीं, interest lost हो गया? शी इज नॉट लॉस्ट द इंटरेस्ट, शी स्टिल शी बट शी मूव्स फ्रॉम वन थिंग टू अनदर। आज कुछ कर रही है, फिर उसको छोड़ दिया, फिर कल नया चीज, फिर परसों और कुछ नया चीज, वो वैसे हो रहा है। ओके, ये और 3 साल तक चलने दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ऐसे चलेगा। लेट हर डू इट। ओके, उसके बाद धीरे धीरे आपको बोलना नहीं पड़ेगा, शी विल चूज समथिंग। तो अभी 9 साल की है, 9, 10, 11, 12, 3 साल तक और ऐसे ही चलने दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो ये पकड़ेंगे, वो अधूरा छोड़ेंगे, वो अधूरा छोड़ेंगे, वो अधूरा छोड़ेंगे। अधूरा छोड़ने में तकलीफ नहीं है, सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना, अगर उसकी समझ से भी ज्यादा बड़ा कुछ आपने दे दिया और वो समझ नहीं रहा है इसलिए वो उससे बाहर हो रही है, देन वी हैव टू इंटरफियर इन बिटवीन, कि छोटा छोटा स्टेप से सिखाते, ताकि देखो अगर समझो मैं इमीडिएट यहाँ पे सैटेलाइट बनाने की टेक्नोलॉजी सिखाने लगूं, तो आप बोर हो जाएंगे कि नहीं, क्योंकि वो मुझे इमीडिएट समझेगी नहीं, और जब मुझे इमीडिएट कुछ भी नहीं समझेगा तो आई विल लॉस्ट द इंटरेस्ट, राइट। तो ये ना हो जाए, तो छोटी छोटी बातों से करते हुए उसका इंटरेस्ट बरकरार रहे, ताकि इंटरेस्ट कब बरकरार रहता है, जब हमें वो समझ में आ जाती है। छोटा समझ में आ जाता है तो हम बोलते यस आ रहा है मुझे, दूसरा आता है यस आई कैन डू इट। तो ऐसे करते करते बढ़ा जाए, तो एकदम से बढ़ा लिया तो ऐसा हो सकता है, और ये 3 साल तक चलने दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक लेंगे और फिर रुकेंगे, किसी को पूछना है? और आरती जी आपका माइक अनम्यूट किया है, आरती ढोकले। जय बोलिए। आरती जी जय गुरुदेव जी. माझी मुलगी 8 वर्षाची झाली, 9 चालू आहे तिला. तिला रिझल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस मधनं लर्निंग ओरिएंटेड प्रोसेस मध्ये आणण्यासाठी काय करायला लागेल मला? आधी तुम्हाला लर्निंग ओरिएंटेड प्रोसेस मध्ये यावं लागेल. म्हणजे तुम्ही मुलाचे व्हिडिओ वगैरे काढणं, तुला छान येतं बाळ, काकांना करून दाखव, काकांना डान्स करून दाखव, हे सगळं तुम्हाला बंद करावं लागेल. ओके, आपल्या घरी असतं काका आले की आपल्या नाही, मुलीला व्हिडिओ जो वगैरे डान्स नाही काढत मी तिची काही. लावतो त्यांना की काकांना डान्स करून दाखव, काकांना डान्स करून दाखव, किंवा तुझा व्हिडिओ बघ मी फेसबुकवर टाकलाय. हा तुमचा जो भाग आहे ना रिझल्ट ओरिएंटेड, हा बंद केला की मुलांमधला जाईल आपोआप. ठीक आहे. नाही, तसे व्हिडिओ वगैरे नाही काढत मी तिचे, पण ती स्वतःहून काही शिकण्याचं नाही. तिला म्हटलं ना आपण मेडिटेशन. ऐका माझं, तुमच्यामध्ये असल्याशिवाय मुलांमध्ये रिझल्ट ओरिएंटेड येणार नाही, कारण मुलं रिझल्ट ओरिएंटेड कधीच नसतात. मुलं प्रोसेस ओरिएंटेड असतात. आपण त्यांना रिझल्ट ओरिएंटेड बनवतो. आपल्यामध्ये असल्याशिवाय मुलांमध्ये येणार नाही. त्यामुळे आधी तुमच्या आतमध्ये बघा, जा आतमध्ये विचार करा की आपण कुठे रिझल्ट ओरिएंटेड झालोय, तिथनं तुम्ही बदललात की तुमची मुलं आपोआप बदलतील. ओके, आप चेंज हो जाए, आपके बच्चे चेंज हो जाएंगे. ओके. लास्ट, आपको जितने भी सवाल है अभी इस समय के चलते नहीं पूछ पाए, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज डाल के पूछे, किसी न किसी वीडियो पे, किसी के न किसी सेशन में, ग्रुप में मैं आपके आंसर भेजूंगा, सारे सवालों के जवाब दूंगा. ओके, अभी लास्ट लेते हैं और उसके बाद रुकते हैं. जय गुरुदेव. हॅलो. हाँ बोलिए बोलिए. हा, मुलांच्या अपयशाचं कौतुक करायचं म्हणजे नेमकं एक छोटस उदाहरण देऊन सांगता येईल असं, म्हणजे मला ते लक्षात नाही आलं. अपयशाचं कौतुक करायचं म्हणजे सांगितलं ना तुम्ही. हाँ, अपयश का कौतुक करना चाहिए. जैसे मैं आपको बताता हूँ. हाँ. मेरा बेटा, मैं बहुत 2-3 साल के बाद परसों मैं अपने बच्चे से चेस खेला. मेरा बच्चा जो है चेस का क्लास लगाया, वो भी वीडियो यूट्यूब पे जाके बहुत सारे वीडियो देखता है और बहुत अच्छे से चेस खेलता है, बहुत अच्छे से सीखता है. लेकिन मेरे साथ जब वो परसों बैठा तब वो हार गया. हार इसलिए गया क्योंकि मैं चेस का चैंपियन हूँ मेरे कॉलेज के जमाने से, तो मैं 3 साल बाद खेला लेकिन हार गया वो. अब वो हारने के बाद मैंने उसको क्या कहा कि तू हार तो गया, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि तू बहुत टफ कंपटीशन दिया, तू बहुत टफ है ये चेस में, मुझे इतना टफ कंपटीशन तू दे पाया, कम से कम 1 घंटा मेरे साथ रुक पाया,
सो दैट वाज द टफ। और वो भी माना कि पापा आपकी चालें बहुत अजीब लगी मुझे और बहुत नया लगा, मैंने यूट्यूब पे कहीं नहीं देखा, लेकिन मुझे उसको ये तारीफ की मैंने कि आपने बहुत टफ कंपटीशन खेली या आपने बहुत टफ चैलेंज दिया, तो उसको वो बात बहुत अच्छी लगी। वो भूल गया कि वो हार गया, ये भूल गया, कुछ देर के लिए उसके दिमाग में आया था, वो भूल गया, लेकिन उसके बाद ये अच्छा आया कि मैं टफ कंपटीशन किया, मैंने टफ खेला, ये उसके दिमाग में जो आया था उससे उसका वो जो भी था वो बरकरार रहा। तो इसीलिए अपयश भी आ जाए तो उसकी भी तारीफ करना आपको सीखना होगा, राइट? गुड। तो आपके कोई भी सवाल हो तो आप मुझे पूछिएगा। हर हफ्ते नहीं, हर महीने के 2 इसमें हम मिलने वाले हैं, एक तो सेकंड वीक और 4th वीक के सैटरडे 6:30 से 8:30, ये अप्रैल तक आपके सेशन चलेंगे। हर सेशन में अलग अलग टॉपिक के ऊपर हम बातें करते करते आगे जाएंगे। आज हमारा जो ओरल टॉपिक था वो था प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और साइंटिस्ट कैसे डेवलप करना है, राइट? तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत 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 महत्वपूर्ण है। इतना आपको अगर समझ में आ गया होगा, और दूसरी बात, बाकी कुछ भी समझ में नहीं आया तो भी दूसरी बात ये समझ में आ गई होंगी कि बच्चों को अनुभव से ज्यादा सीखने देना चाहिए, ना कि रेडीमेड उनको कुछ देना। ये अगर एक भी पॉइंट आप आज सीख गए तो पूरा सेशन कंप्लीट हो गया, आप पूरा सेशन आपको समझ में आ गया। बाकी कुछ ब्रेन कैसा करता है ये वो कुछ भी ना समझे तो भी चलेगा, इतना ही समझ लेना कि अनुभव से ही उनको सिखाने से परफेक्ट तैयार होते हैं बच्चे, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अच्छे से डेवलप होता है। ओके, आज के लिए रुकेंगे। नेक्स्ट हमारा सेशन अगले साल होगा, अगले साल मीन्स 2021 में सेकंड वीक में जो भी शनिवार आएगा उस शनिवार को हम मिलेंगे। तब तक आपके जो भी सवाल रहेंगे मुझे व्हाट्सएप पे डाल देना। किसी बात के ऊपर आपको चर्चा करनी होगी तो वो भी डाल देना, मैं किसी न किसी टॉपिक में उसको ले लूंगा। अभी रुकते हैं। जय गुरुदेव, धन्यवाद आपका, आपने मुझे बहुत अच्छे से सुना। कुछ 2 घंटा या 1.5 घंटा तक हम साथ में थे, कुछ आपने सुनाने का मौका दिया, आप सामने थे इसलिए तो मौका मिला। तो धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। आज के लिए यहीं पे रुकते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।